हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी गुरुकुल सहयोग हमारा मंजिल आपकी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जो कि आपके बीच यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। यह है आपका कांग्रेस का अधिवेशन। ये कांग्रेस के अधिवेशन के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, जो कि महत्वपूर्ण है। और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में यदि आधुनिक भारत के इतिहास से क्वेश्चंस आते हैं तो यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा बनने की संभावना रहती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आधुनिक भारत के इतिहास, ये कांग्रेस का जो अधिवेशन है, ये 1885 से लेकर के टोटल 1947 तक के इतिहास को, ये उनके बिंदुओं को कवर करता है। इसलिए यहाँ से क्वेश्चंस बनने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। इसलिए आज हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। दूसरी बात यह मैं बता दूं कि आज अभी हम लोग इसमें फर्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से 1885 से लेकर के 1920 तक हुए प्रमुख सभी अधिवेशनों को। इसमें सभी अधिवेशन की हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसमें जो सर्व प्रमुख होगा, जो कि आपके परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उसे मैं बताते हुए चलूँगा। आप उसे ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि दोस्तों, यह चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसे आपको बार बार देखना होता है। बार बार देखने के बाद ही आपको इसमें क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे तथ्य हैं जो कि आपको बार बार देखना पड़ेगा, नहीं तो आप वहाँ से उसे भूल जाएंगे। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कुछ टिप्स दूंगा जिसके माध्यम से आपको ये पूरा कांग्रेस का अधिवेशन आपको समझ में आएगा। और मैं वादा करता हूँ कि आपने इस प्रकार से कांग्रेस के अधिवेशन को अब तक आपने नहीं पढ़ा होगा, जो कि मैं आपको अभी कराने वाला हूँ। आप इसमें देखेंगे, बने रहिए हमारे साथ। बहुत सारी महत्वपूर्ण बातों को और टिप्स को मैं यहाँ पे बताऊँगा ताकि आपको इसे याद करने में, इसको अपने माइंड में मेमोराइज करने में आपको काफ़ी मदद मिलेगा। मैं उस तरह से इसे कोशिश करूँगा आपको मदद करने का, बताने का। तो चलिए हम देखते हैं हमारे बीच में क्या महत्वपूर्ण तथ्य, उन बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए डिस्कशन में चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहली बात हम लोग बेसिक बात कर लेंगे कांग्रेस अधिवेशन के बारे में, तो ताकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस यहाँ से नहीं छूटे। तो आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बेसिक बात। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, जिसे शॉर्ट में हम लोग कहते हैं INC। तो इस चीज़ को हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या हुआ था, कांग्रेस की स्थापना से पूर्व ही एक संगठन बना था, INU। यह एक संगठन था INU, जिसका कि नाम है इंडियन नेशनल यूनियन, जिसे हिंदी में भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से जाना जाता है। तो इंडियन नेशनल यूनियन जो है, यह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहले जो है भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की गई थी, जो कि 1884 में A.O. ह्यूम के द्वारा यहाँ पे स्थापित किया गया था। A.O. ह्यूम एक व्यक्ति हैं जो कि स्कॉटलैंड के थे और ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। बाद में जब ये रिटायर हो गए तो ये शिमला में जाकर के बस गए थे। तो शिमला में रहते हुए फिर इन्होंने कांग्रेस से पूर्व ही 1884 में एक भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना की थी, जिसका नाम इंडियन नेशनल यूनियन था। इसी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बाद में दादा भाई नौरोजी ने नाम बदल करके क्या कर दिया, यह इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया। तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो स्थापित किया गया था भारतीय राष्ट्रीय संघ, उसी को दादा भाई नौरोजी ने नाम बदल करके उसके प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 में क्या कर दिया, उसका नाम कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और इस समय जब स्थापना हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28 दिसंबर 1885 को, उस समय यहाँ पे गवर्नर वायसराय थे डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 के बीच में था। ये डफरिन उस समय यहाँ पे वायसराय थे। और साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे उस समय विलियम ग्लैडस्टोन थे। ये विलियम ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। यहाँ पे उन्हीं तमाम बातों को मैं डिस्कस कर रहा हूँ जो कि आपके एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या पूछे जाने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है। तो जैसे विलियम ग्लैडस्टोन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, ये पूछे गए हैं। डफरिन जो कि वायसराय थे कांग्रेस के स्थापना के समय, ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट में कह दूँ कि भारतीय राष्ट्रीय संघ जो स्थापित हुआ था वो A.O. ह्यूम के द्वारा, उसी का नाम बदल करके दादा भाई नौरोजी ने उसके प्रथम अधिवेशन जब कांग्रेस का स्थापित हुआ था, बना था बम्बई में, कांग्रेस की स्थापना जब हुई थी,
तो दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय संघ को नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। इसकी स्थापना जो हुई थी या पहला इसका अधिवेशन जो हुआ था मुख्य रूप से मुंबई में हुआ था। मुंबई के एक गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय था, उसी मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई 28 दिसंबर 1885 को। उसके बाद इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले व्यक्ति की यदि बात करें तो इनका नाम है एलन ऑक्टेवियो ह्यूम, जो कि A.O. ह्यूम के नाम से प्रचलित है। इनका पूरा नाम एलन ऑक्टेवियो ह्यूम है। ये वहाँ पे इसके स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। और ये A.O. ह्यूम जो है, A.O. ह्यूम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो सचिव बने थे। मुख्य रूप से ये सचिव उस समय थे और अंततः 1906 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव रहे थे A.O. ह्यूम, इस बात को याद रखेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो मुख्य रूप से सचिव थे, प्रथम जो बने थे A.O. ह्यूम 1885 में, वह 1906 तक रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव, जो कि यह स्कॉटलैंड के एक व्यक्ति थे जो कि ब्रिटिश अधिकारी हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने ऐसे राजनीतिक संगठन की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के रूप में की, जो अंततः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में परिणत हो गया दादा भाई नौरोजी के मदद से। यहाँ पर यदि हम बात करें कि प्रथम अधिवेशन जो 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में हुआ, उसमें प्रथम अध्यक्ष जो बने थे वो व्योमेश चंद्र बनर्जी, जिनका नाम WC बनर्जी के नाम से ये फेमस है। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी भी आप याद रखेंगे, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो WC बनर्जी प्रथम अध्यक्ष और A.O. ह्यूम जो है वो थे महासचिव, जो कि अंततः 1906 तक रहते हैं। और यहाँ पे यदि बात करें कि जो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, WC बनर्जी थे, ये मुख्य रूप से 2 बार अध्यक्षता किए हैं। पूरे कांग्रेस के अधिवेशन में मुख्य रूप से 2 बार अध्यक्षता किए थे। एक बार फर्स्ट अधिवेशन में, पहला अधिवेशन में 1885 में, जो कि बम्बई में हुआ, और दूसरा अधिवेशन जो 8वां अधिवेशन हुआ था, जो कि 1892 में हुआ 8वां अधिवेशन, उसमें इलाहाबाद में इन्होंने अध्यक्षता की थी। ये 2 बार मुख्य रूप से अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इस बात को याद रखेंगे। और इसमें महत्वपूर्ण एक बात मैं बता दूं कि A.O. ह्यूम जो है, A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था। कांग्रेस का पिता कहा गया था जब इसका 27वां अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का 1912 में, बिहार के पटना के बांकीपुर में। तो बिहार के पटना के बांकीपुर अधिवेशन में जो 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का, उसमें उसकी अध्यक्षता माधोलकर ने किया था। माधोलकर जब अध्यक्षता कर रहे थे 1912 में पटना के बांकीपुर में 27वां अधिवेशन में, तो उसमें कांग्रेस का पिता किसे कहा? A.O. ह्यूम को। इस बात को एकदम ध्यान से याद रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो पूछा जाएगा A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता किस अधिवेशन में कहा गया? तो वो अधिवेशन था बांकीपुर पटना का अधिवेशन, जो कि 1912 में हुआ था। और 27वां अधिवेशन यह था, जो कि बिहार में यह प्रथम अधिवेशन था, लेकिन कांग्रेस का 27वां अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता RN माधोलकर ने किया था। इसको याद रखेंगे। ये तो कुछ बेसिक बातें थी जो कि यहाँ पे महत्वपूर्ण थी। साथ ही साथ इसकी स्थापना में आनंद मोहन बोस ने भी यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी स्थापना के समय। आनंद मोहन बोस, जो कि एकमात्र बार ये अध्यक्षता करते हैं, आनंद मोहन बोस 1898 में, जो कि 14वां अधिवेशन होता है। तो 1898 में ये क्या करते हैं, एक अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं आनंद मोहन बोस, जिसकी महत्वपूर्ण भूमिका कांग्रेस की स्थापना में था। और साथ ही साथ जब कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था यहाँ पे भारत में, कांग्रेस की स्थापना हो रही थी पहली बार, तो उसमें ब्रिटेन क्या कर रहे थे? तो ब्रिटेन आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय लड़ रहे थे। जब भारत में कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो ब्रिटिश क्या कर रहे थे? ब्रिटिश जो है यहाँ पे आंग्ल बर्मा तृतीय युद्ध उस समय यहाँ पे लड़ रहे थे, जो कि आंग्ल बर्मा युद्ध तृतीय जो है 1885 से 86 के बीच में हुआ था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी 1885 में, तो उस समय जो है ब्रिटेन यहाँ पे जो अंग्रेज है भारत में, उनका क्या कार्यकाल, कौन सी घटना घट रही थी उनके साथ? तो तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध, जो कि 1885-86 के बीच में हुआ था। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक पॉइंट थे जिसको हमें डिस्कस करना था। इसके बाद आगे कुछ और महत्वपूर्ण बात करेंगे, उसके बाद इस पर हम अधिवेशन में चलेंगे। चलिए दोस्तों, आगे कुछ महत्वपूर्ण बातों पर हम लोग बढ़ते हैं, ताकि देखते हैं क्या महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती है। आइए देखते हैं क्या है महत्वपूर्ण बातें। आगे बढ़ने से पहले जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था
उसको करने से पहले इसकी कुछ बेसिक बातें कर लें, ताकि आपको यहाँ से आप समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। कांग्रेस के अधिवेशन के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा और कांग्रेस के अधिवेशन को समझने में आपको बहुत मदद मिलेगा यहाँ से। तो इस बात को आप ध्यान में रखते हुए इसे पढ़ें। कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था, मुख्य रूप से हम लोग जो बात करेंगे, जो कुल रूप से आज़ादी तक की बात करेंगे, मतलब 1947 तक कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए थे उनकी बात हम लोग करेंगे पूरे इस अधिवेशन वाले सेक्शन में। तो आज हम लोग बात जो कर रहे हैं आज़ादी तक जो बात कर रहे हैं, तो उसमें कुल 54 अधिवेशन हुआ था। कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? कुल 54 अधिवेशन हुआ था आज़ादी मिलने से पहले तक, जो कि 13 नवंबर 1946 में मेरठ में इनका आज़ादी से पहले अंतिम अधिवेशन था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के अंतिम अधिवेशन जो आज़ादी से पहले वाला अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था? वो मेरठ में हुआ था, जो कि 13 नवंबर 1946 को मेरठ में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जेबी कृपलानी करते हैं, और जेबी कृपलानी अंततः स्वतंत्रता के समय या आज़ादी के समय भी जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि आज़ादी से पहले कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुए थे मुख्य रूप से? तो कुल 54 अधिवेशन हुए थे, इसको आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या याद रखेंगे कि जो अंतिम वाला अधिवेशन जो हुआ था आज़ादी से पहले, वो अधिवेशन हुआ था 13 नवंबर 1946 को, जो कि मेरठ में हुआ था। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे? जेबी कृपलानी। और ये जेबी कृपलानी आज़ादी के समय भी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये तो एक बेसिक बात होगी। उसके बाद मैं बता दूं कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग के लिए समझने के लिए कि कांग्रेस का जो अधिवेशन सामान्यतः होता था वो दिसंबर के महीने में हुआ करता था। तो यहाँ पे यदि हम बात करेंगे तो 1885 से लेकर के 1930 तक, 1885 से लेकर के 1930 के बीच में जो अधिवेशन हुए थे वो सारे अधिवेशन मुख्यतः दिसंबर में ही हुए थे, दिसंबर महीने में। जो 1885 से अधिवेशन शुरू हुआ और 1930 तक जो अधिवेशन जितने भी हुए वो सभी अधिवेशन का जो है वो कार्यकाल कब था? वो दिसंबर महीने में हुआ था सारे अधिवेशन। लेकिन उसके बाद 1931 से इसके अधिवेशन में मुख्य रूप से दिसंबर महीना नहीं आता, उसमें परिवर्तन हो जाता है कि 1931 से जो अधिवेशन शुरू होता है उसके बाद क्या होता है कि कांग्रेस का अधिवेशन मुख्य रूप से दिसंबर में ना होकर के किसी अन्य महीने में हुआ करता था। जैसे कि यहाँ पर हम बात करें 1931 वाला अधिवेशन जो कि 29 मार्च को ही हो गया था। तो 29 मार्च को जो अधिवेशन हुआ था 1931 में, ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे कारण क्या था कि 23 मार्च 1931 को जो है ना, वो यहाँ पे क्या हुआ था कि फांसी दे दी गई थी। किसे? यहाँ पे फांसी दे दी गई थी राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह को। कब दिया था? 23 मार्च को फांसी दे दी गई थी। तो 23 मार्च को जो फांसी दे दी गई 1931 में, उसी के समीक्षा को लेकर के, उन्हीं बातों को चर्चा को लेकर के जो मुख्य बिंदु था उन्हीं को लेकर के 29 मार्च 1931 में अधिवेशन किया गया था मार्च के महीने में। तो यहाँ से मार्च के महीने से शुरुआत होती है और अंततः लगभग 1948 तक के अधिवेशन की यदि बात करें या आज़ादी तक की हम बात करें 1947 से पहले के अधिवेशन तक की, तो ये सब अधिवेशन मुख्य रूप से दिसंबर महीने से पूर्व ही हुआ करता था। मात्र 2 ऐसे अधिवेशन है 1948 तक में, जो कि 51वां अधिवेशन जो कि 1937 में हुआ था, 51वां अधिवेशन 1937 में हुआ जो कि दिसंबर में हुआ, और 1948 का जो अधिवेशन है, जो 56वां अधिवेशन है, वो दिसंबर में हुआ। तो यदि हम सीधा बात करें कि आज़ाद 1885 से लेकर के 1930 तक कांग्रेस का अधिवेशन दिसंबर के महीने में हुआ करता था। फिर 1931 से लेकर के 1947 तक की बात करें तो दिसंबर महीने में कभी नहीं हुआ, मात्र एक अधिवेशन को छोड़ करके, जो कि 1937 में 51वां अधिवेशन हुआ था। तो यह आपको बताना था, जो कि आपको समझने में आसानी होगी, ताकि कभी भी क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनेंगे तो आप उसे कर पाएंगे, क्योंकि महीनों को लेकर के कन्फ्यूजन होता है कि कब कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। तो यहाँ पे चलते हैं अन्य बात को। तो एक तो अधिवेशन कब हुआ था और कैसे हुआ था, इसके बारे में बात कर लिए। अब यहाँ पे मैं बता दूं कि टोटल जो अधिवेशन हुए 1947 से पहले तक, आज़ादी से पहले तक 54 जो अधिवेशन हुए, या 1948 तक की यदि बात करें तो 56 जो अधिवेशन हुए, उसमें से महत्वपूर्ण कुछ अधिवेशन थे जो कि नहीं हुए थे। तो ऐसे अधिवेशन जैसे 1930 का अधिवेशन नहीं हुआ था, 1935 का अधिवेशन नहीं हुआ था, फिर 41, 42, 43, 44 और 45, 1941 से 45 तक का अधिवेशन, ये अधिवेशन नहीं हुए। तो कुल मिलाकर के 5 इधर हो गया, 6 और 7, कुल 7 अधिवेशन कांग्रेस का जो है वो नहीं हुआ था आज़ादी से
पहले तक में, मतलब 54 जो अधिवेशन हुए आज़ादी तक में, उसमें यदि हम बात करें तो मुख्य रूप से 7 बार अधिवेशन कांग्रेस का नहीं हुआ। और क्यों नहीं हुआ उसके बारे में बात कर लेते हैं पहले। इसमें देखिए 1930 में जो अधिवेशन होना था वह क्यों नहीं हुआ। 1930 में अधिवेशन नहीं हुआ क्योंकि 1929 में ही जवाहरलाल नेहरू जब अध्यक्षता कर रहे थे लाहौर में, तो उन्होंने स्वाधीनता मनाने की घोषणा की थी। भारत में पूर्ण रूप से स्वाधीनता 1930 में मनाया गया था। इसी के कारण पूर्ण स्वाधीनता मनाने के कारण पूरे वर्ष में पूर्ण स्वाधीनता की दौड़ चली थी, जो कि 1930 के वर्ष में स्वाधीनता चलता रहा और कांग्रेस का अधिवेशन उसमें स्थगित कर दिया गया था 1930 में, पूर्ण स्वाधीनता को मनाने को लेकर के। फिर 1935 में क्यों नहीं हुआ। 1935 में नहीं हुआ क्योंकि 1935 में कांग्रेस का 50वां वर्षगांठ था, तो अपने 50वें वर्षगांठ को मनाने को लेकर के 1935 में भी ये अधिवेशन नहीं होता है। उसके बाद 1941 से 45, एक्चुअली 1939 से लेकर 45 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जिसके कारण 1941 से लेकर के 45 के बीच में 5 साल का अधिवेशन इसमें नहीं हुआ था। इस बात को याद रखेंगे। तो यहाँ पे कुल 7 अधिवेशन नहीं हुए थे। यह मैं क्यों बता रहा हूँ, अभी इसका कारण बताता हूँ। क्योंकि जब आप क्रम को याद रखेंगे तो उसके ईयर को आपको याद करने में आसानी होगी, या आपको ईयर दे देगा तो आप उसके क्रम संख्या को, कांग्रेस के अधिवेशन के क्रम संख्या को आप याद कर पाएंगे। जैसे कि अभी मैं आगे बात करूँगा, उससे आपको क्रम और ईयर समझ में आ जाएगा। यदि आप ये इस चीज़ को क्लियर रखते हैं कि कांग्रेस का कुल 7 अधिवेशन नहीं हुआ, और उसमें एक दुलरुआ अधिवेशन है, इसको आप ये कह सकते हैं, जिसमें कि 1907 वाला जो अधिवेशन हुआ था सूरत फूट के कारण। सूरत फूट मतलब कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था 1907 में, गरम दल नरम दल जो अलग बट गए थे, उसके कारण ये 7 वाला जो अधिवेशन सूरत में हुआ था उसी को पुनः रिपीट किया गया था 1908 में, जो मद्रास में हुआ था। इन सब के बारे में अभी आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो 1907 वाला ही अधिवेशन 1908 में रिपीट किया गया। तो कुल मिलाकर के एक यहाँ पे अधिवेशन आप देख लेते हैं, मतलब 2 के बदले 1 ही हुआ, तो एक अधिवेशन यहाँ पे आप यदि जोड़ेंगे तो यहाँ से एक अधिवेशन गायब हो जाएगा कुल संख्या में। और इधर 7 अधिवेशन जो है, ये 7 अधिवेशन जो नहीं हुए, तो आपको 1930 से पहले तक तो क्रम मिल जाएगा, सॉरी 1907 से पहले 1908 तक में क्रम आपको मिल जाएगा। 85 से लेकर के जब 1908 तक चलेंगे, 7 तक चलेंगे तो आपका क्रम ठीक रहेगा। लेकिन जैसे 7 क्रॉस करेंगे 8 में 1 गायब हो जाएगा। मतलब यदि 1985 से 1907 के बीच की बात करें तो 1907 तक में 23वां अधिवेशन हुआ था। तो ये 23वां अधिवेशन जो है दोस्तों, ये आपको फिर 1908 में जाएंगे तो फिर वो 23वां अधिवेशन ही काउंट करेंगे, वहाँ पे 24वां नहीं करेंगे। तो 1909 से आपका 24वां अधिवेशन शुरू हो जाएगा। तो वो क्रम संख्या आपको याद करने में बहुत मददगार होगा, इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पे बता दिया कि कांग्रेस का अधिवेशन कब नहीं हुआ और एक अधिवेशन जो रिपीट हुआ, इसको ध्यान रखेंगे ताकि यहाँ से आपको क्रम संख्या और उसके वर्ष को निकालने में मदद करेगा। चलते हैं आगे, हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। देखिए कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था मुख्य रूप से, यहाँ पे मैं बता दूं, इसमें बहुत इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको 1 से 10 तक तो ऐसे ही मैं याद करवा दूंगा। बहुत ही इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये अधिवेशन जो है 1 से 8 तक की पहले बात कर लें तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। जैसे पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ, अभी ईयर और उसके अध्यक्ष करने वाले को छोड़ दें। पहला अधिवेशन आपका मुंबई में हुआ, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा इलाहाबाद में। पहला मुंबई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद में। यही क्रम जो है ये एक ये पहला अधिवेशन हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये 5वां से फिर शुरू करेंगे। 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां, ये एक दूसरे का रिपीटेशन है। बस थोड़ा सा एक ध्यान रखेंगे, 7वां अधिवेशन वो नागपुर में हुआ था। इसे फिर से मैं समझा देता हूँ कि जो पहला अधिवेशन हुआ वो 1 से 4 तक इस क्रम में आपको याद ही रहेगा। जैसे कि यहाँ पे मैप में आप देख पा रहे हैं, पहला मुंबई में हुआ, फिर दूसरा हो गया जस्ट कलकत्ता में, तीसरा हो गया मद्रास में। तो मुंबई, कलकत्ता, मद्रास ये अंग्रेज़ों की मुख्य रूप से कंपनियां भी हुआ करती थी, कोठियां भी यहाँ पे मुख्य कोठियां हुआ करती थी, तो उस हिसाब से भी याद रखेंगे। तो पहला बम्बई में, दूसरा कलकत्ता में, तीसरा मद्रास में और चौथा यहाँ पे इलाहाबाद में। तो आपका ऐसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे चल गया, फिर यहाँ से कलकत्ता से फिर ऐसे मद्रास है, मद्रास फिर ऐसे इलाहाबाद। तो इस डायग्राम को भी आप याद रख सकते हैं। तो इससे आपका क्या होगा, बम्बई से कलकत्ता, कलकत्ता से मद्रास, मद्रास से इलाहाबाद, ये 4 क्रम आपको याद रखना है। तो 85 में जब हुआ बम्बई में,
86 में कलकत्ता में, 87 में मद्रास में, 88 में इलाहाबाद में। तो 89 में कहाँ होगा, फिर बम्बई में होगा। 90 में कहाँ होगा, फिर कलकत्ता में होगा। 91 वाला जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ये नागपुर में हो गया था। 91 वाला नागपुर में हो गया था, जो वहाँ पे देखेंगे। फिर 92 वाला जो है, 92 वाला फिर इलाहाबाद में होगा। तो इस बात से याद रखेंगे, 1 से लेकर के 4 तक, फिर 5 से लेकर के 8 तक एक ही जैसा अधिवेशन एक ही स्थान पे हुआ था। उनकी अध्यक्षता की बात हम लोग आगे करेंगे। यहाँ पे एक बार खाली लिख दिया हूँ मैं, ताकि उसको समझ पाएंगे। आगे हम लोग इसकी अध्यक्षता की भी बात करेंगे, कौन कहाँ पे किसने अध्यक्षता की। तो यहाँ पे यदि और बात कर लूँ कि इसको आप बनाएंगे, तो एक जहाँ हुआ था वहीं पे 5वां हुआ था। तो इसको कोड में बना लेंगे। यदि जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं 1 और 5 एक साथ हुआ, फिर आपका 2 और 6, 1 5 2 6, फिर 3 और यहाँ पे 7वां अलग हो जाता है, वो नागपुर में। फिर 4 और 8 एक साथ, मतलब चौथा और 8वां एक साथ, मतलब पहला और 5वां एक जगह पे, दूसरा और छठा एक जगह पे, तीसरा मद्रास में, और 7वां यहाँ पे थोड़ा सा चला जाता है नागपुर में, और ये चौथा जो आपका हो इलाहाबाद में होता है। तो 1 से 8 तक का जो अधिवेशन है वो आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। 10 तक मैं याद कराऊंगा अभी अधिवेशन की जब हम लोग बात करेंगे। आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। फिर भी यहाँ पे मैं बता दूं कि पहला अधिवेशन की अध्यक्षता जो बनर्जी ने किया था, WC बनर्जी में ने, दूसरा अध्यक्षता नौरोजी ने, तीसरा तैयब जी ने, चौथा जॉर्ज यूले ने, 5वां की वेडरबर्ड ने, विलियम वेडरबर्ड ने किया था, जो कि अंग्रेज थे। उसके बाद फिरोज शाह मेहता करते हैं छठा का। 7वां अधिवेशन जो नागपुर में होता है पी आनंद चार्लू करते हैं, और 8वां पुनः WC बनर्जी करते हैं। पहला और 8वां WC बनर्जी करते हैं। तो इनके बारे में भी हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसको आपको ध्यान में रखना, क्लियर रखना माइंड में, ताकि आपको वो हेल्प करेगा। कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ आज़ादी तक, उसमें मुख्य रूप से आज़ादी तक के अधिवेशन में हम बात करें तो मुख्य रूप से कुल 7 बार जो है विदेशी व्यक्तियों ने वो अध्यक्षता की थी। मतलब भारतीयों को छोड़ करके अंग्रेज या अन्य विदेशी व्यक्ति जो है वो कुल 7 बार कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कुल 7 बार, व्यक्ति नहीं बात कर रहा हूँ, कुल 7 बार अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी करते हैं, जिसमें एक विदेशी हैं विलियम वेडरबर्न, जो कि 2 बार ये अध्यक्षता करते हैं। एक बार बम्बई में करते हैं, एक और दूसरा इलाहाबाद में करते हैं। तो इसलिए कुल 7 बार जो किया विदेशियों ने, उसमें व्यक्ति की बात करेंगे तो मात्र 6 ही व्यक्ति हो जाएगा। क्यों? क्योंकि विलियम वेडरबर्न जो है वो 2 बार अध्यक्षता करते हैं, एक बम्बई में और एक इलाहाबाद में, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यह क्लियरिटी रखें कि कांग्रेस के अधिवेशन जितने भी हुए थे आज़ादी से पूर्व, वहाँ तक में कुल 7 अधिवेशन की अध्यक्षता विदेशी करते हैं, जिसमें कि मेल की बात करें तो 5 बार मेल मतलब पुरुष अध्यक्षता करते हैं, और 2 बार महिला अध्यक्षता करती हैं, एक बार एनी बेसेंट और एक नलिनी सेन गुप्ता, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो वह व्यक्ति हैं, जैसा कि आप देखिए जॉर्ज यूले हैं, जो पहला 1988 में इलाहाबाद में इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, जो कि चौथा अधिवेशन है। उसके बाद विलियम वेडरबर्न ने 1889 में अध्यक्षता किया था, जो कि बम्बई में हुआ था, फिर इलाहाबाद में 1910 में। अल्फ्रेड वेब ने, इन्होंने भी अध्यक्षता किया था, जो कि 1994 में 1894 सॉरी होगा, यहाँ पे लिखने में गलती होगी, 1894 में ये मद्रास में करते हैं। उसके बाद हेनरी कॉटन ने बम्बई में करते हैं। ये सब कैसे याद होगा वो भी मैं याद कराऊंगा। अभी सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि 6 व्यक्ति ने 7 बार अध्यक्षता किया था। एनी बेसेंट जो महिला है, पहली महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी, ये आयरलैंड की थी। ये ब्रिटेन की नहीं थी, इंग्लैंड की नहीं थी, ये आयरलैंड की थी, ये अंग्रेज नहीं थी, ध्यान रखेंगे। नलिनी सेन गुप्ता जो 1933 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करती हैं, ये प्रथम अंग्रेज महिला थी, ये बात को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे कैसे विदेशियों की याद रखेंगे, तो 4 5 10 20, चौथा और 5वां, 10वां और 20वां, और 32 और 47, इस हिसाब से याद रखेंगे कि विदेशी व्यक्ति जो अध्यक्षता किए थे 4 5 10 20 और 32 47 ये अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कुल 6 व्यक्ति, जिसमें कि इलाहाबाद के अधिवेशन 1910 वाले अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं वो यह 25वां अधिवेशन है। तो 4 5 10 20 और 25, तो इसको याद रखेंगे, 4 5 10 20 25, उसके बाद 32 और 47, ये 7 बार विदेशी व्यक्ति कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। तब हम लोग डिटेल में बात करते हैं इसके मुख्य अधिवेशन की, जो प्रमुख अधिवेशन सभी हुए हैं उसकी प्रमुख बातों को हम लोग यहाँ पे आगे करेंगे अभी पे बात तक, ताकि आपका यहाँ सारा चीज़ क्लियर हो जाए।
तो दोस्तों चलते हैं डायरेक्ट हम लोग अब अधिवेशन के बारे में डिस्कस करते हैं, ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चंस ना छूटे। तो अधिवेशन की हम लोग बात करते हैं सीधा सीधा, ताकि जो क्वेश्चंस बनते हैं वो आपके यहाँ से ना छूटे। तो यहाँ पे प्रमुख अधिवेशन की बात करते हैं। प्रमुख क्या, सारे अधिवेशन की बात करेंगे, जिसमें प्रमुख जो होंगे उसकी बात हम लोग आसानी से अभी करके निकलेंगे और आपको याद भी रहेगा, इस बात का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे प्रमुख अधिवेशन की हम लोग बात करने वाले हैं, जो कि पहले हम लोग शुरू करेंगे 1 से लेकर के 5 तक के अधिवेशन की बात करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपका है अधिवेशन, पहला अधिवेशन जो है यहाँ पे मैंने पहले ही बता दिया, 1 मिनट। अब यहाँ पे देखिए पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ, जो मुंबई में हुआ था, इसके बारे में हम लोग बात कर भी लिया ऑलरेडी। तो ये WC बनर्जी करते हैं इसकी अध्यक्षता, और ये WC बनर्जी पहला और 8वां अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इस बात को ध्यान में रखेंगे ताकि आपको याद रखने में आसानी होगी। तो पहला और 8वां अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। पहला जो अध्यक्षता होता है वो मुंबई में, सबको याद रहता है, लेकिन इसमें प्रमुख बात यह है कि इसमें कुल 72 व्यक्ति भाग लिए थे पूरे भारत से। मात्र 72 व्यक्ति ही पूरे भारत से इस प्रथम अधिवेशन में भाग लिए थे, जिसमें 2 मुस्लिम थे और बिहार से एक भी व्यक्ति इसमें नहीं थे। अब दूसरे अधिवेशन की यदि हम बात करें तो इसके अध्यक्ष को भी मैं याद करवाऊंगा अभी। दूसरे अधिवेशन की यदि बात करें तो 1886 में हुआ, जो कलकत्ता में हुआ, और दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता की थी। दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्षता किए हैं कांग्रेस का, जो कि 2 बार, दूसरा अधिवेशन, 9वां अधिवेशन और 22वां अधिवेशन। दूसरा, 9वां और 22वां, ये 3 बार अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। ये प्रथम पारसी थे जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम पारसी व्यक्ति थे, दादा भाई नौरोजी, जो 3 बार दूसरा, 9वां और 22वां अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। इसमें कुल व्यक्ति 436 इसमें भाग लिए थे, क्योंकि इसमें पहले अधिवेशन में कितने व्यक्ति भाग लिए थे, 72। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया, और कितने मुस्लिमों ने भाग लिया ये भी पूछा गया है। इसलिए अगला भी कम से कम 3 तक याद रखेंगे कि दूसरा में 436 व्यक्ति, मुस्लिम इसमें कुल 33 भाग लिए थे, और बिहार से मात्र 31 व्यक्ति इसमें भाग लिए थे। इसमें व्यक्ति जो भाग लिए थे 31, वो एज ए सदस्य नहीं थे, प्रतिनिधि के रूप में नहीं थे, ऐसे ही सिर्फ भाग लिए थे 31 व्यक्ति, जो कि कलकत्ता में हुआ था दूसरा अधिवेशन। तीसरा अधिवेशन जो होता है मद्रास में, उस मद्रास के अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब जी इसकी अध्यक्षता करते हैं, और प्रथम मुस्लिम थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के, तो बदरुद्दीन तैयब जी। और इसमें 607 व्यक्ति भाग लेते हैं, जिसमें कि मुस्लिम प्रतिनिधि 81 और बिहार से मात्र 2 प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं। इसको ध्यान रखेंगे, बिहार से मात्र 2 प्रतिनिधि जो मद्रास में हुआ तीसरा अधिवेशन कांग्रेस का, उसमें भाग लेते हैं। अब इसमें 1, 2, 3 को याद रखेंगे कैसे, देखिए आपको 1 से 8 तक तो मैंने पहले ही बता दिया था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद, फिर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के जगह पे नागपुर हो जाएगा, फिर इलाहाबाद हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं कि पहला वाला तो WC बनर्जी सबको याद रहता है। देखिए दूसरा को कैसे याद रखें, दूसरा जो कलकत्ता में हुआ था, 1 से 8 तक तो मैंने स्थान आपको याद करवा दिया। अध्यक्षता की बात करें, दूसरा 2 से 2, 2 से दादा भाई, 2 से 2, 2 से दादा भाई, ऐसे सब आपको याद रहता है, रह भी जाएगा अन्य तरीके से भी, लेकिन मैं भी एक अपना थोड़ा सा आपको हेल्प करने के लिए मैं बता दूं। 2 से 2, 2 से दादा भाई नौरोजी, 2 से 3, 2 से तैयब जी। तो 1, 2, 3 आपको याद रह जाएगा, WC बनर्जी, 2 से 2, 2 से दादा भाई नौरोजी, 2 से 3 और 2 से तैयब जी। तो ये तीनों आपकी अध्यक्षता याद रहेंगे। चौथा अध्यक्षता बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि चौथा अध्यक्षता 1888 में जो हुआ इलाहाबाद में, उसमें प्रथम बार अंग्रेज, मतलब विदेशी व्यक्ति, जो अंग्रेज कहें या ईसाई कहें या यूरोपीय कहें, तो ये प्रथम अंग्रेज या ईसाई या यूरोपीय जो है वो चौथा अधिवेशन की अध्यक्षता इलाहाबाद में करते हैं, जो कि जॉर्ज यूले हैं। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज व्यक्ति हैं। इसमें क्या हुआ था कि इलाहाबाद के इस अधिवेशन में मुख्य रूप से दरभंगा के राजा जो है इसमें मदद किया था, और इसमें पहली बार संविधान के निर्माण पर बल दिया गया था। तो इलाहाबाद अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज करते हैं, उसमें दरभंगा राजा मदद करते हैं उस अधिवेशन में, और उसमें संविधान पर पहली बार चर्चा होती है, संविधान के निर्माण पर बल दिया जाता है, और शिक्षा में व्यय की मांग को यहाँ पे बढ़ाया जा, शिक्षा में व्यय को जो है बढ़ाना, इसकी मांग की जाती है इलाहाबाद के इस चौथे अधिवेशन में। अन्य अधिवेशन की बात करें, जैसे 5वां अधिवेशन है, फिर पुनः 5वां अधिवेशन जो है आपका बम्बई से रिपीट होकर बम्बई, कलकत्ता, मद्रास
पास की जगह पे फिर नागपुर आ जाएगा 7वां। तो 5वां अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें फिर अंग्रेज इसमें भाग लेते हैं। विलियम बेडनबर्न जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं, और विलियम बेडनबर्न जो है 5वां और अंतिम में 25वां अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे, जो एकमात्र व्यक्ति हैं विदेशी जो कि 2 बार अध्यक्षता करते हैं, विलियम बेडनबर्न। इस बात को भी याद रखें, क्वेश्चन भी पूछा गया कि कौन ऐसे विदेशी व्यक्ति या यूरोपीय व्यक्ति या अंग्रेजी थे जो कि कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता करते हैं, तो वह है 5वां और 25वां में विलियम बेडनबर्न। इसको याद रखेंगे। यह दूसरा अंग्रेज है, विलियम बेडनबर्न जो है दूसरा अंग्रेज है, और दूसरा अंग्रेज 2 बार अध्यक्षता करते हैं, 5वां में और 25वां में, तो इसको भी याद रखेंगे। और ये इस अधिवेशन में जो बम्बई में अधिवेशन 5वां हुआ, तो इसमें मताधिकार की आयु को 21 वर्ष कर दिया गया था। पहला में तो क्या किया, संविधान के निर्माण पर बल दिया गया, जो कि पहला अंग्रेज जॉर्ज यूले भाग लिए थे चौथे अधिवेशन में, और 5वें अधिवेशन में क्या किया, मताधिकार के आयु को 21 वर्ष कर दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में मताधिकार के आयु को 21 वर्ष कर दिया गया था, तो वह अधिवेशन था आपका 5वां, जिसमें कि विलियम बेडनबर्न ने इसमें अध्यक्षता की थी। आगे चलते हैं, अन्य बातों पर, अन्य मुद्दे पर देखते हैं क्या क्या यहाँ पे अधिवेशन जो हुए थे। आइए देखते हैं क्या महत्वपूर्ण 5 और अधिवेशन हम लोग पहले देख लें, तो ये आपको कैसे याद रहेगा वो भी ध्यान रखेंगे। देखिए मैं बता भी दूंगा कुछ टिप्स, इसे याद रखेंगे। अब देखते हैं 5वां अधिवेशन। 5वां तो हो गया विलियम बेडनबर्न। 6ठा अधिवेशन 1890 में जो कलकत्ता में हुआ, वो फिरोज शाह मेहता करते हैं, और यह द्वितीय पारसी हैं। प्रथम पारसी तो दादा भाई नौरोजी थे, यह द्वितीय पारसी हैं, सेकेंड पारसी हैं जो कि भारतीय हैं, और ये सेकेंड पारसी हैं जो कि कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दूसरा सेकेंड पारसी या दूसरा पारसी कौन थे जो कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं, तो वो फिरोज शाह मेहता थे, जो कि 6ठे अधिवेशन की बात करते हैं, 6ठे अधिवेशन में अध्यक्षता करते हैं। और इस 6ठे अधिवेशन में महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रथम स्नातक महिला भारत की थी, जिसका नाम है कादम्बिनी गांगुली। तो कादम्बिनी गांगुली जो है प्रथम भारत की स्नातक महिला थी। उन्होंने 6ठे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता करते हैं, उसमें इन्होंने अपना संबोधन दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की प्रथम स्नातक महिला जो कि अपना संबोधन दी थी, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ऐसा संबोधन देने वाली महिला थी, तो कांग्रेस के 6ठे अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता ने किया था, और कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ, तो उसमें कादम्बिनी गांगुली जो है प्रथम स्नातक महिला अपना संबोधन दी थी। तो 6ठा अधिवेशन जो है आपका 6ठा अधिवेशन जो है कलकत्ता में होता है, और फिरोज शाह मेहता करते हैं। तो 6 रोज इस हिसाब से याद रखेंगे, 6 रोज इसमें ध्यान रखेंगे। 7वां अधिवेशन जो है 6 रोज, उसको 6ठा में 6 रोज याद रखेंगे तो फिरोज याद रहेगा। 7वां अधिवेशन जो 1891 में होता है, वो नागपुर में, वह इसमें पी आनंद चार्लू करते हैं। 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता, जैसे कि मैंने बता दिया है कि 1 से 8 तक आपको कैसे याद रहेगा, तो उस मैप से मैंने पहले डिस्कस कर दिया। लेकिन 7वां अधिवेशन फिर पी आनंद चार्लू कहते हैं। तो 7 में क्या होता है, आनंद आता है, 7 रहते हैं तो क्या होता है, आनंद रहता है, उससे याद रखेंगे। 7वां अधिवेशन पी आनंद चार्लू, जब लोग 7 रहते हैं तो आनंद आता है, तो पी आनंद चार्लू 7वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इसमें मुख्य बात है, आईएनसी का नाम जो है राष्ट्रीयता रखा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता रखा गया था, वो पी आनंद चार्लू की अध्यक्षता वाले 7वें अधिवेशन में। तो पूछा जाएगा राष्ट्रीयता किस अधिवेशन में कांग्रेस का नाम रखा था, तो कांग्रेस का नाम राष्ट्रीयता जो रखा गया था वो 7वां अधिवेशन था। 7वां अधिवेशन की अध्यक्षता पी आनंद चार्लू करते हैं। क्यों, 7 में रहते हैं तो आनंद आता है, इसलिए 7वां पी आनंद चार्लू। तो 7वां 1891 में। तो ये ईयर आपको क्रम याद है तो ईयर आप निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये 7वां अधिवेशन जो है पी आनंद चार्लू। और पुनः जो 8वां अधिवेशन है 1892 में इलाहाबाद में जो रिपीट हुआ, जो कि WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी करते हैं, जो कि कुल 2 बार अध्यक्षता किए थे, 1 में और 8 में। मैंने पहले ही बता दिया था, पहला और 8वां अधिवेशन की अध्यक्षता WC बनर्जी करते हैं। और यह अध्यक्षता जो है 8वां अधिवेशन एक्चुअली इंग्लैंड में होना था, लेकिन इंग्लैंड में वहाँ पर चुनाव हो जाने के कारण यह इंग्लैंड में न होकर के पुनः ये इलाहाबाद में ही कर दिया गया। तो WC बनर्जी ये दूसरी बार और अंतिम बार अध्यक्षता करते हैं कांग्रेस का। उसके बाद 9वां जो है, 9वां कैसे याद रखेंगे, तो पहले मैंने बताया था दादा भाई नौरोजी, 9 में 9, यहाँ पे नौरोजी में 9, तो 9 में
नौवां अधिवेशन की अध्यक्षता नौरोजी। तो पहले बताया था दादा भाई नौरोजी, दूसरा नौवां और 22वां की अध्यक्षता करते हैं। तो 9 में नौरोजी, 9 से नौरोजी, इसको कनेक्ट करेंगे तो आपका ये नौवां अधिवेशन हो जाएगा कि जो कि 1893 में लाहौर में होता है। अब कहाँ हुआ तो ये कैसे कनेक्ट करेंगे, तो नौवां में देखिए 9 और ये यहाँ पे नौरोजी में 9 हो गया, औकार हो गया, इसमें लाहौर में भी औकार हो गया, तो औकार औकार, तो लाहौर नौरोजी और 9, इससे आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये सब बात थोड़ा सा माइंड में आप जब सेट कर लेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा। अभी सुनने में आपको थोड़ा सा वो अलग लग रहा होगा, लेकिन आप इसको जब माइंड में इस हिसाब से बैठाएंगे कि नौरोजी, नौरोजी में औकार, इसलिए लाहौर में औकार, तो इसलिए अधिवेशन लाहौर में हुआ, ये सब आपको सेट हो जाएगा। एक दो बार उसको ध्यान से रखेंगे दिमाग में। तो आगे चलते हैं, अगले अधिवेशन की बात करते हैं जो महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 10वां अधिवेशन जो है 10, और ये हुआ 10वां मद्रास में। इसमें अल्फ्रेड वेब ने अध्यक्षता किया था। ये तीसरा अंग्रेज है। तो तीसरा अंग्रेज जो अल्फ्रेड वेब हैं, जो कि 10वें अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और यहाँ पे कांग्रेस के संविधान के निर्माण की बात की जाती है 10वें अधिवेशन में, कि कांग्रेस का संविधान कैसा होगा उसके निर्माण की बात की जाती है 10वें अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता तीसरा अंग्रेज करता है, जिसका नाम अल्फ्रेड वेब है। और ये 10वां अधिवेशन कहाँ होता है, मद्रास में। तो 10 मद्रास में भी 10, इसको याद रखेंगे, 10 मद्रास में भी 10 आएगा। तो ये 10वां अधिवेशन मद्रास में होता है। तो 1 से 10 तक आपको जो अधिवेशन कहाँ हुए थे वो मैंने बता दिया। पहला मुंबई, दूसरा आपके कलकत्ता, तीसरा आपके हुए थे मद्रास, सॉरी हाँ तीसरा मद्रास, और चौथा आपका हुआ इलाहाबाद। फिर मुंबई, मद्रास, फिर यहाँ पे थोड़ा सा नागपुर, फिर इलाहाबाद, और 9वां जो हो गया वो लाहौर में, और 10वां हो गया 10 मद्रास में। तो ये 10 जगह पे जो है आपको याद रह गया होगा। आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें जो कि यहाँ पे हैं अन्य अधिवेशन से संबंधित। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है अगला, यहाँ पे 11वां अधिवेशन जो पूना में हुआ था। तो 11वां कैसे याद रखेंगे, पूना में हुआ था। तो 11 में देखिए ये 11 कैसे लिखते हैं, तो 11 जो आप लिखते हैं ऐसे, तो पूना में भी देखिए 9 को कैसे लिखते हैं, इन ना जो लिखा वो एज ए 11 दिख रहा है। तो 11वां अधिवेशन पूना, उसमें 11 आपको दिख रहा होगा, 9 आकार में, ये आकार जो है ये 11 दिख रहा होगा। तो इस हिसाब से इसको आप याद रख सकते हैं, 11वां अधिवेशन पूना में, जो कि एस.एन. बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। एस.एन. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है 2 बार अध्यक्षता करते हैं, एक 11 में और दूसरा 18वां में। तो 11वां में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और 18वां में भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार। तो ये 2 बनर्जी जो हैं, जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे और यहाँ पे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन दोनों में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको याद रहेगा। डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है, डब्ल्यू.सी. बनर्जी क्या है, 1 और 8 में करता है, और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है वो 11 और 18 में करता है। इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। फिर से मैं बता दूं कि यहाँ पे डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है, यहाँ पे एक सेकंड फिर से मैं बता देता हूँ कि डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है 1 और 8 में करता है। एक पहला अध्यक्षता जो है और 8वां अध्यक्षता करता है। फिर उसके बाद ये एस.एन. बनर्जी जो है, ये दोनों बनर्जी में देखिए तो इस कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें 1 लगा दी, तो एस.एन. बनर्जी क्या हो जाएगा 11वां में, फिर 18वां में। तो ये बनर्जी दोनों जो है 1 8वें और 11 18 में ये करते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो 11वां अधिवेशन जो है उसमें पूना देखेंगे, क्योंकि पूना में आकार है, तो वो पूना जो है आपका 11 जैसा दिखेगा। तो पूना में 11वां अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी। अब सुरेंद्र नाथ जब लिखेंगे तो उसमें भी आकार आएगा, नाथ लिखेंगे तो नाथ में भी 9 आकार हो जाएगा, वो भी आकार हो जाएगा। तो पूना, 11 और नाथ, ये आपका कनेक्ट हो जाएगा 11वां अधिवेशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। और ये 18वें अधिवेशन की भी अध्यक्षता करते हैं। तो इसमें मुख्य बात क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि दूसरी बार संविधान के निर्माण पर विचार किया गया था, कि संविधान कैसा हो, उस पर दूसरी बार संविधान के निर्माण की बात की गई थी पूना के सुरेंद्र नाथ बनर्जी के अध्यक्षता वाले उस सेशन में। उसके बाद 12वां अधिवेशन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखेंगे, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो 12वां अधिवेशन जो है वो कलकत्ता में हुआ था। इसमें रहीमतुल्लाह सयानी ने इसकी अध्यक्षता की थी, जिसमें पहली बार वंदे मातरम गीत को गाया गया था, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था अपने आनंद मठ पुस्तक में। उसी से निकाल करके वंदे मातरम गीत जो है लाया गया था, और उससे पहली बार रहीमतुल्लाह सयानी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था, उसमें यह गीत को कलकत्ता में पहली बार गाया गया था, जो कि 12वां अधिवेशन है 1896 वाला। तो इसको एकदम अच्छे से याद रखेंगे, आपको ध्यान में रखना, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रहीमतुल्लाह सयानी जो है, उनकी
की अध्यक्षता में कलकत्ता में 12वां अधिवेशन होता है और वंदे मातरम गीत को पहली बार गाया जाता है। 13वां को कैसे याद रखेंगे? 13वां में देखिए 13 जो है वो अ जैसा दिख रहा होगा, इसलिए अमरावती में 13वां अमरावती में, जिसमें शंकर नायर इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन फिर भी इसको एक बार देख के चलते हैं। तो 13वां अधिवेशन जो है 13वां अमरावती में, 13 को दिखेंगे तो अ जैसा दिख जाएगा और यहाँ पे अमरावती में हो, तो 13वां अधिवेशन जो है 1897 में वो अमरावती में शंकर नायर ने इसकी अध्यक्षता की थी। एक्चुअली इसमें तिलक जी को मौका था अध्यक्षता करने का, लेकिन तिलक जी उसमें जुलाई में ही 1897 में ये जेल चले गए थे, जिसके कारण ये अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। तिलक जी को एक बार और मौका मिलता है, ये 13वां में नहीं कर पाए, फिर 33वां में भी मौका मिलता है, जिसमें 33वां में ये तिलक जी लंदन चले गए थे, जिसके कारण नलिनी सेनगुप्ता को यहाँ पे अध्यक्षता करने का मौका मिलता है। तो 2 बार अध्यक्षता करने का मौका मिलता है तिलक जी को, लेकिन ये मौका उनके हाथ नहीं लगता है और अंततः तिलक जी कांग्रेस का एक भी अधिवेशन में अध्यक्षता नहीं कर पाते हैं। इन बातों की भी चर्चा हम अगले वीडियो में और डिटेल से करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग इस अधिवेशन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अगले अधिवेशन में, जो कि आपका हो गया 13वां। 14वां अधिवेशन जो है मद्रास में हुआ और आनंद मोहन बोस ने इसमें अध्यक्षता किया था, जो कि कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। तो आनंद मोहन बोस 14वां अधिवेशन की अध्यक्षता मद्रास में करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ पे 15वां अधिवेशन जो है यह लखनऊ में हुआ था, ये महत्वपूर्ण है। 15वां अधिवेशन 1899 में लखनऊ में रमेश चंद्र दत्त ने किया था। तो 15वां अधिवेशन को कैसे याद रखेंगे कि रमेश चंद्र दत्त ने किया था? तो 15 को देखिए, 15 में से 5 को यदि उल्टा लिख दें तो ये 2 बन जाएगा। 5 को उल्टा लिखेंगे तो ये, जैसे 5 कैसा, इसको उल्टा लिखते हैं तो ये आपका 2 हो जाएगा, ऐसा कुछ है 5, तो ये ऐसे कर देंगे तो 2। तो 15वां से रमेश चंद्र दत्त को 2 को यदि इस 2 को आप उल्टा कर दें तो ये कुछ उल्टा 5 हो जाएगा। तो मतलब 5 और दत्त को याद रखेंगे, 15वां में 5 को और दत्त में 2 को, तो ये 15वां अधिवेशन आपको याद रह जाएगा कि 15वां अधिवेशन जो है ये 15 को याद रखेंगे तो इसमें 2 आपको याद आ जाएगा कि उल्टा 2 5 है। ठीक है, 2 को उल्टाएंगे तो वो 5 बन जाएगा। तो 15वां अधिवेशन लखनऊ में ये रमेश चंद्र दत्त करते हैं और रमेश चंद्र दत्त जो करते हैं तो उसमें मुख्य रूप से पहली बार आर्थिक दोहन जो हो रहा था भारत का, उस पर इसमें चर्चा होती है। पहली बार आर्थिक दोहन की चर्चा कांग्रेस के 15वें अधिवेशन में होता है, जिसमें एक पुस्तक लिखा गया था रमेश चंद्र दत्त के द्वारा। उनके पुस्तक का नाम है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है। तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा जो लिखा गया है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके प्रथम खंड का जो है ये इसमें विमोचन किया गया था 15वें अधिवेशन में, जिसमें रमेश चंद्र दत्त ने लखनऊ में अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई थी, जो भू राजस्व व्यवस्था उसको स्थायी करने की मांग की गई थी, जो कि बार बार बढ़ाया जाता था भू राजस्व का कर। तो भू राजस्व कर को स्थायी करने की मांग की गई थी 15वां में। और आर्थिक दोहन पर पहली बार चर्चा हुआ, जिसमें इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक जो रमेश चंद्र दत्त का था उसे यहाँ पे विमोचन किया गया, महत्वपूर्ण है। और 16वां में, अब देखिए 16 और 17 को एक साथ याद रखेंगे, जो कि मैं बताऊंगा। 16 क्या कहता है? 16 कहता है 17 को याद रखेंगे। 16वां की बात कर रहे हैं और 17वां की। 16 कहता है क्या? 19 लाख वर्कर। 16वां क्या कहता है? 16 क्या कहता है? 17 को कहता है। 16 और 17 में ये बातचीत हो रही है, 16वां अधिवेशन 17वां अधिवेशन में, तो उसको आप दिमाग में बैठाएंगे। 16 कहता है 17 को कि 1900 लाख वर्कर। तो यहाँ पे आ गया 16वां में 1900 में हुआ था, ला से लाहौर में हुआ था और चंद्र वर्कर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो 16 क्या कहता है 17 को? 1900 लाख वर्कर। तो ये आपका 1900 लाख वर्कर से हो जाएगा, 1900 में हुआ, ला से लाहौर में हुआ, वर्कर से चंद्र वर्कर, NG चंद्रवर्कर ने किया था। वहीं 17वें अधिवेशन की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको ये कनेक्ट हो जाएगा, देख लीजिए। 17वां अधिवेशन जो हुआ उसमें हम लोग बात करते हैं। 17वां अधिवेशन जो है, एक सेकंड में इसको जूम कर दूं, तो 16 क्या बोला था 17 को? 1900 ला वर्कर। तो 1900 में हुआ और ला से लाहौर हो गया, वर्कर से चंद्र वर्कर हो गया। तो 17 क्या जवाब देता है? 17 जो जवाब देता है यहाँ पे सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा। 17 क्या बोलता है? 1900 नहीं, 1901। वो 1900 मांगा था, ये 1901 दे रहा है। तो 1901 कल, क्या 1901 कल दिन में,
तो ये वो जो मांग रहा था 1900 लावर कर, तो ये 17 बोलता है 1900 नहीं 1901 कल दिन में देंगे। तो 1901 कल दिन में, तो उससे क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो 17वां अधिवेशन जो होता है 1901 में होता है, कल से कलकत्ता में होता है, दिन से दिनशा वाचा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये याद रखेंगे। और कहा जाता है पहली बार 17वां अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, इसमें गांधी जी पहली बार और अनौपचारिक रूप से आते जाते रहते थे अफ्रीका से इंडिया, तो उस क्रम में पहली बार ये गांधी जी इसमें शामिल हुए थे इस अधिवेशन में। ऐसा 17 अधिवेशन की बात की जाती है। कलकत्ता के 17वां अधिवेशन जो हुआ था कांग्रेस का, उसमें दिनशा वाचा ने जो अध्यक्षता की थी, उसमें मुख्य रूप से पहली बार गांधी जी इसमें भाग लिए थे, शामिल हुए थे। लेकिन प्रमुखता से तो वो लखनऊ अधिवेशन में आते हैं, जो कि अफ्रीका से वापस आने के बाद, जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे। तो ये 17वां अधिवेशन हो गया। अब चलते हैं आगे 18वें अधिवेशन पे। 1902 में अहमदाबाद में होता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 18वां अधिवेशन बनर्जी ने किया था, WC बनर्जी। और ये SN बनर्जी की बात हमने पहले ही बता दिया। WC बनर्जी 1 में और 8 में, SN बनर्जी 11 में और 18 में करते हैं ये अध्यक्षता। तो दोनों बनर्जी की याद हो जाएगा। तो पहला बनर्जी, अब बनर्जी जिसमें लगा उसके अध्यक्षता वाले स्थान में भी बॉ लगा रहेगा। जैसे WC बनर्जी के बम्बई में हुआ था तो बॉ उसमें आएगा, इलाहाबाद में हुआ था तो इलाहाबाद में भी बॉ आएगा। SN बनर्जी सुरेंद्र नाथ बनर्जी वाले में एक तो पूना में इन्होंने किया था, दूसरा अहमदाबाद में किया। तो ये याद रखेंगे, इस सबको ध्यान में रखेंगे तो आपको कनेक्ट करने में आसानी हो जाएगी, क्योंकि कई चीज़ें हैं आपके तरीके याद करने के, तो मैं उसमें कुछ बातों को आपको याद दिला देता हूँ। तो 18वां जो SN बनर्जी ने किया अहमदाबाद में, उसमें इन्होंने क्या किया था कि 18वां अधिवेशन में जो है, जो इंडियन सिविल सर्विसेज हुआ करती थी उस समय, ICS की परीक्षा, उसमें भारतीयों की उम्र को घटा दिया गया था, जो कि 19 साल मात्र कर दिया गया था, कि 19 साल अंतिम उम्र है भारतीयों को इस परीक्षा में पास करने का। तो उसी की उम्र को बढ़ाने की मांग ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने उसमें उठाया था अपने 18वें अधिवेशन में, जो कि 18वां अधिवेशन है, 19 साल उम्र था, उसको 21 साल करने की बात कह रहे थे। इससे भी आप कनेक्ट कर पाएंगे कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है, उम्र की बात कब बढ़ाने की बात किया था परीक्षा की, तो 18वां अधिवेशन, क्योंकि 19 साल था, अधिवेशन 18वां है, उम्र 19 है, जिसको बढ़ाने के लिए क्या किया गया था, बात किया था, जो कि 21 साल कम से कम करने के लिए ये कह रहे थे। तो ये हो गया SN बनर्जी। और इसी 18वें अधिवेशन में SN बनर्जी को जो है मुख्य रूप से राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस अधिवेशन में राष्ट्रगुरु की उपाधि दी गई थी। वो 18वां अधिवेशन था, जिसमें उम्र बढ़ाने की बात कर रहे थे 19 से 21। 18वां अधिवेशन 19 साल से 21 साल करने की बात कर रहे थे, उसमें राष्ट्रगुरु की उपाधि इनको दिया गया था। ये महत्वपूर्ण अधिवेशन था, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद 19वां अधिवेशन 1903 में मद्रास में होता है, लाल मोहन घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 20वां अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है। 20वां अधिवेशन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये, क्योंकि इसमें अंग्रेज इसकी अध्यक्षता करते हैं। ये चौथा अंग्रेज है, मतलब यूरोपीय या विदेशी है, जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। ये चौथा है, लेकिन पहली बार इसमें जिन्ना ने भाग लिया था। जिन्ना जो है इसमें पहली बार भाग लिया था, याद रखेंगे कि 20वां अधिवेशन जो बम्बई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता हेनरी कॉटन ने किया था, उसमें जो है ये चौथा अंग्रेज थे हेनरी कॉटन, जिसमें कि पहली बार जिन्ना ने इसमें भाग लिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था, तो 20वां अधिवेशन है। क्यों, तो इसको याद रखेंगे, मोहम्मद अली जिन्ना जो वो 20 उगलते थे, तो इसलिए 20वां अधिवेशन, मोहम्मद अली जिन्ना 20 उगलते थे, इसलिए 20वां अधिवेशन में ये भाग लेंगे। एक तो ये हो गया। तो 20वां अधिवेशन कहाँ हुआ, वो बम्बई में हुआ, हेनरी कॉटन ने इसकी अध्यक्षता की थी। क्यों, इसको कैसे याद रखेंगे, चौथा अंग्रेज था जो कि हेनरी कॉटन। तो कॉटन जो कपड़ा होता है वो बम्बई में बहुत ज़्यादा पहना जाता है। क्यों, क्योंकि बम्बई में या मुंबई में बहुत ह्यूमिडिटी होती है, इसलिए कॉटन के कपड़े को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। इसलिए कॉटन कहाँ पहना जाएगा, बम्बई में, इसलिए कॉटन, हेनरी कॉटन बम्बई में अध्यक्षता किया। ये चौथा अंग्रेज था हेनरी कॉटन, जो कि बम्बई में अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में 20 उगलते थे जिन्ना, तो 20वां अधिवेशन हो गया बम्बई में 1904 में। तो 1904 आपको नहीं भी याद रहेगा तो आप इसको याद रखेंगे 20वां अधिवेशन, तो उससे आप काउंट करके यहाँ तक पहुँच जाएंगे 1904 में। अच्छा, ये चौथा अंग्रेज था, इसलिए ये अधिवेशन 1904 में होगा, ये भी कनेक्ट कर लेंगे। ये चौथा अधिवेशन था, इसलिए चौथा अंग्रेज था, इसलिए अधिवेशन 1904 वाला। चौथा अंग्रेज
1904 वाले में कॉटन, हेनरी कॉटन नाम, तो ये कॉटन कहाँ बनेगा, बम्बई में। तो चौथा अंग्रेज हेनरी कॉटन, चौथा अंग्रेज से 1904 और हेनरी कॉटन से बम्बई आप कनेक्ट करेंगे। 20वां से मोहम्मद अली जिन्ना, इसको याद रखेंगे। जिन्ना 20 उगलते थे इसलिए 20वां अधिवेशन। हेनरी कॉटन, कॉटन पहनता है बम्बई में इसलिए बम्बई में अध्यक्षता किए। चौथा अंग्रेज इसलिए 1904 में अध्यक्षता। तो ये तीनों बातें आप कनेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। आगे चलते हैं, अन्य अधिवेशन की बात कर लेते हैं। 21वां अधिवेशन की बात करते हैं। तो इसमें क्या है, 21 जो है 1905 में बनारस में होता है। GK गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये याद कैसे रखेंगे, इसको याद करने के लिए मैं बता दूं, 21 इसमें एक बात किया जाता है, 21 यदि देंगे तो आपको 5 रसगुल्ले मिलेंगे। 21 5 रसगुल्ले मिलेंगे। तो 21 के बदले 5 रसगुल्ले। तो इसको कैसे याद रखेंगे कि 21वां अधिवेशन जो हुआ उसमें 1905 में हुआ। कब हुआ, 1905 में हुआ। 21वां अधिवेशन 1905 में। 21 5 रसगुल्ले। तो 5 से 1905 हो गया, रस से बनारस हो गया, गुल्ले से GK गोखले हो गया। 21 5 रसगुल्ले याद रखेंगे तो आपको ये याद रह जाएगा। उम्मीद है फनी है, अब इसको अदरवाइज नहीं लेंगे, बट इसको याद करने के लिए 21 5 रसगुल्ले। तो 21 से 21वां, 5 से 5 1905, रस से बनारस और गुल्ले से GK गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ये गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु भी माने जाते हैं, राजनीतिक गुरु। अब इसमें 1905 वाले में आपको सबको पता होगा, 1905 में कांग्रेस का ये कर्जन ने बंगाल का जो विभाजन हुआ था, तो उस बंगाल विभाजन पर जो है बंग भंग जिसे कहा जाता है, उस बंग भंग का पूरा निंदा किया गया था और उस निंदा के प्रस्ताव को इसमें पेश किया गया था। और इसी अधिवेशन में स्वदेशी अपनाव की बात कही गई थी मुख्य रूप से, और विदेशी का बहिष्कार करने की बात इसमें कही गई थी। ये 1905 का बनारस अधिवेशन। 21वां अधिवेशन 5 रसगुल्ले। तो 1905 में बनारस में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की, जिसमें बहिष्कार किया गया विदेशी कपड़े का, और होली भी जलाई गई थी कपड़ों का, विदेशी कपड़ों का, जिसमें निष्ठुर बर्बादी कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो वो सब बात हम लोग आगे जब करेंगे, 1905 से आगे जब राष्ट्रीय आंदोलन की बात करने लगेंगे तो उसमें सब डिटेल करेंगे। फिलहाल यहाँ पे 1905 में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में होता है, गोखले इसकी अध्यक्षता करते हैं। बंग भंग आंदोलन जो होता है उसमें उसके प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाता है। बंगाल विभाजन के आंदोलन जो होते हैं उसको समर्थन दिया जाता है। स्वदेशी अपनाने की बात कही जाती है, बहिष्कार किया जाता है विदेशी कपड़ों का। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात हुई थी, लाला लाजपत राय ने कहा था। लाला लाजपत राय ने सत्याग्रह का सुझाव पहली बार इसमें दिया गया था। तो बनारस के अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता गोखले करते हैं, उसमें पहली बार सत्याग्रह का सुझाव किसने दिया, लाजपत राय ने दिया, लाला लाजपत राय ने दिया था। तो इसको भी याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अन्य बातों पे हम लोग डिस्कस करते हैं, अन्य अधिवेशन की बात। आइए देखते हैं क्या अन्य महत्वपूर्ण अधिवेशन है जो कि इम्पोर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, 22वां अधिवेशन, जिसमें कि दादा भाई नौरोजी ने किया था। मैंने पहले बताया था 2, 9 और 22, 2, 9 और 22। तो 22वां अधिवेशन की अध्यक्षता कलकत्ता में हुई थी, दादा भाई नौरोजी ने इसकी अध्यक्षता किया था। और यहाँ पे ये तीसरी बार ये अध्यक्षता करते हैं दादा भाई नौरोजी, इस बात को ध्यान रखेंगे। और पहली बार 1906 का जो अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, इसमें पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था, इस बात को याद रखेंगे। बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो पहली बार स्वराज शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग किया गया वो कौन सा अधिवेशन है, 22वां अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में किया गया था। 1906 के अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी करते हैं। 1907 में चलते हैं, ये 7 में देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे। ये 1907 में जो 23वां अधिवेशन था, पुनः इसे रिपीट किया गया था, दोबारा इसे 1908 में किया गया था। क्यों, क्योंकि 1907 का जो अधिवेशन है, इस 7 का अधिवेशन जो सूरत में हुआ, इसमें कांग्रेस का नरम दल का और गरम दल का विभाजन हो गया था, क्योंकि उनके विचार नहीं मिलते थे। उनकी बात हम लोग आगे करेंगे, लेकिन अभी समझ लीजिए कि 1907 का जो सूरत अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष करते हैं, उसमें कांग्रेस का पहली बार विभाजन हो जाता है, जिसमें कांग्रेस का नरम दल और गरम दल अलग हो जाता है। और ये जो पहला सूरत का जो अधिवेशन है, ये वो सही से नहीं चल पाता, इसीलिए इसको पुणे सूरत के बाद मद्रास में इसे 1908 में इसी को रिपीट किया जाता है, वही अधिवेशन को। और इसमें रास बिहारी घोष ही अध्यक्षता करते हैं। और ये पहला व्यक्ति हैं जो कांग्रेस का लगातार 2 बार अध्यक्षता किया था, वो रास बिहारी घोष थे, जो कांग्रेस का लगातार 2 बार अध्यक्षता करने वाले पहला व्यक्ति रास बिहारी घोष, क्योंकि सूरत फूट के
कारण 1907 वाला ख़त्म हो गया था, रद्द किया गया था और 1908 में उसे रिपीट किया गया था। तो यहाँ से आपका क्रम में एक आगे घटता जाएगा, इस बात को याद रखेंगे जब संख्या आप गिनेंगे अधिवेशन का। तो यहाँ पे मैं इसे याद करा दूँ, कैसे याद रहेगा। तो देखिए, याद रखने के लिए इसमें क्या है, यहाँ पे है एक तरफ है नरम दल, एक तरफ है गरम दल, एक तरफ है गरम दल। तो यहाँ पे नरम दल और गरम दल जैसे एक दूसरे का सूरत देखा, नरम दल और गरम दल जैसे एक दूसरे का सूरत देखा तो एक दूसरे का सूरत इसको रास नहीं आया। तो नरम दल और गरम दल एक दूसरे का सूरत देखा तो रास नहीं आया। तो इससे क्या हो जाएगा कि वो विभाजन वाला जो अधिवेशन है नरम दल गरम दल का, तो वो सूरत में हुआ और रास नहीं आया। तो रास बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षता की थी। और साथ में तो नरम दल और गरम दल साथ नहीं रहे, नरम दल और गरम दल साथ नहीं रहे। तो 1907 में अधिवेशन हुआ और जैसे एक दूसरे का सूरत देखा तो ये रास नहीं आया, तो ये दोनों में फूट हो गया। तो सात नहीं आया तो 1907, सूरत देखा तो सूरत में, रास नहीं आया तो रास बिहारी घोष। इसको आप याद रखेंगे, फर्स्ट विभाजन हुआ। और उसके बाद यहीं पे इसकी जो दोबारा जो अधिवेशन किया गया वो रास नहीं आया तो मद्रास में, कहाँ किया गया, रास नहीं आया तो सूरत, रास नहीं आया तो फिर द्रास, इसमें भी रास आएगा तो मद्रास में। 1908 वाला भी मद्रास में, जैसे रास बिहारी घोष है तो रास में रास आया, मद्रास में भी रास आया, तो मद्रास में 1908 में इसकी अध्यक्षता होती है। तो 7 वाला रिपीट कहाँ होता है, मद्रास में। और ये पहला व्यक्ति है जो कांग्रेस के लगातार 2 बार अध्यक्षता करते हैं। 24 वाला जो 1909 में हुआ था, जिसमें मार्ले मिंटो सुधार आया था। तो मार्ले मिंटो सुधार क्या है, मार्ले मिंटो सुधार इसको समझ लें, मैं आगे बात करूंगा जब हम लोग आधुनिक भारत की बात आगे करेंगे। तो मार्ले सचिव थे और मिंटो यहाँ पे वायसराय थे। ये दोनों एक सुधार लेकर के आए थे जिसमें कि यह कहा गया था कि सिर्फ मुस्लिम लोग को वोट करेंगे। मतलब मुस्लिम का चुनाव जब होगा तो वैसे व्यक्तियों के लिए वोट सिर्फ मुस्लिम करेंगे, तो उससे बोलते हैं मार्ले मिंटो सुधार, जिससे कि संप्रदायवाद का यहाँ पे जनक कहा जाता है मार्ले मिंटो का। ये पृथक निर्वाचन चुनाव का ये बात किया था, पृथक निर्वाचन चुनाव जिसमें कि मुस्लिम को सिर्फ वोट करेगा, ऐसा ये तय हुआ था मार्ले मिंटो सुधार में, जिसका डिटेल हम लोग आगे जब बात करेंगे तो उसमें क्लियर और होगा। सिर्फ मार्ले मिंटो सुधार ये समझ ले, मार्ले सचिव थे, मिंटो वायसराय थे, ये दोनों एक सुधार लाए, बोले सिर्फ मुस्लिम लोग को ही वोट करेंगे। तो इसे पृथक निर्वाचन चुनाव का यहाँ पे बात आया था। और यहाँ पे हम सांप्रदायिकता का जनक के रूप में मार्ले मिंटो को जानते हैं, जो 1909 में लेके आए थे। तो ये 9 वाला लाहौर में अधिवेशन मदन मोहन मालवीय ने किया था। तो इसमें मार्ले मिंटो सुधार को जो विरोध किया गया था, उस विरोध को स्वीकृत किया गया था कि ऐसा जो गलत कर रहे हैं मार्ले मिंटो, उसमें विरोध किया गया था। उस विरोध का जो है स्वीकृति इस मदन मोहन मालवीय के मार्ले मिंटो सुधार में हुआ था। तो इसको याद कैसे करेंगे, मार्ले मिंटो सुधार में कौन अध्यक्षता किया था और कहाँ हुआ था ये। तो मार्ले मिंटो सुधार 1909 में आए थे, तो सबको याद रहता है। तो मार्ले से यहाँ पे देखिए, माँ से हो गया, मार्ले को याद रखेंगे। तो माँ से हो गया मालवीय, ले से हो गया लाहौर। मार्ले मिंटो में माँ से मालवीय, ले से लाहौर याद रहेगा आपको कि मार्ले मिंटो सुधार में मालवीय और लाहौर में इसकी अध्यक्षता हुई थी, मतलब बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था। तो इसको याद रखेंगे तो आपका काम बन जाएगा। मार्ले मिंटो सुधार में माँ से मालवीय और लौ से लाहौर, तो मालवीय और लाहौर में अध्यक्षता किए, अधिवेशन हुआ। उसके बाद 25वां अधिवेशन महत्वपूर्ण है, जो कि इलाहाबाद में होता है, जिसके अध्यक्षता मैंने पहले ही बोल दिया था विलियम बेडन बर्ड ने 5वां में किया था और 25वां में किया था। ये एकमात्र अंग्रेज हैं, यूरोपीय हैं, जो 2 बार कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं। विलियम वेडन बर्ड ने, जो कि 1905 में किया था, फिर 5वां अधिवेशन किया था, फिर 25वां अधिवेशन किया था। तो 25वां अधिवेशन 1910 में इलाहाबाद में होता है। और ये 5वीं बार अंग्रेज हैं जो 5वीं बार अध्यक्षता करते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में ये 4 ही हैं, क्योंकि बेडन बर्ड तो पहले ही किए थे, फिर दोबारा कर रहे हैं। तो 5वीं बार करते हैं, लेकिन व्यक्ति के रूप में चौथा ही है, मतलब दूसरी बार किए थे और ये 5वीं बार कर रहे हैं। तो दूसरी बार और 5वीं बार ये अध्यक्षता कौन करते हैं, विलियम बेडन बर्ड, जो कि 5वां अधिवेशन और 25वां अधिवेशन में अध्यक्षता करते थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम बेडन बर्ड ने कांग्रेस की 2 बार अध्यक्षता की थी, वो 25वां और 25वां अधिवेशन में। तो ये कितने क्रम के अंग्रेज थे, दूसरी बार और चौथी बार,
चौथे क्रम के, दूसरा अंग्रेज और चौथा अंग्रेज इसी को कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे जो 26वां अधिवेशन हुआ 1911 में, कलकत्ता में ये अधिवेशन हुआ था। 1911 वाला बहुत महत्वपूर्ण है। विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की थी और 1911 में जो है ये जन गण मन को पहली बार गाया गया था। तो यहाँ पे दो बात याद रखेंगे कि पहली बार तो 1911 में कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, ये विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता की और जन गण मन को पहली बार गाया गया, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। वहीं पे एक और बात हम लोग किए थे, वो 1896 की बात हम लोग किए थे। वो भी कलकत्ता में ही अधिवेशन हुआ था, लेकिन उसकी अध्यक्षता वहाँ पे कौन किए थे, जिसमें कि वंदे मातरम गाया गया था पहली बार, उसकी अध्यक्षता किए थे यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, एक सेकेंड, रहीमतुल्ला सयानी ने किया था। तो यहाँ पे 1911 में अधिवेशन होता है और 1896 में अधिवेशन होता है। तो 1896 में पहली बार गाया गया वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। फिर 1911 में, जो कि ये भी कलकत्ता में ही होता है अधिवेशन, और इसको जनगण मन पहली बार गाया गया, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा। और 96 वाले अधिवेशन की अध्यक्षता जो करते हैं वो रहीमतुल्ला सयानी करते हैं, और 1911 में जिसमें जनगण मन गाया जाता है उसमें विशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया था। इसको याद रखें, यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन ना छूटे। तो ये आपका 26वां अधिवेशन हो गया 1911 वाला, जिसमें कि जनगण मन पहली बार गाया गया था। आगे चलते हैं अगले अन्य अधिवेशन की तरफ, जो कि महत्वपूर्ण है। आज हम लोग 1920 तक की बात करने वाले हैं, जो कि अब लगभग खत्म होने वाले 5 से 7 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा 20 तक, जो कि रेस्ट जो अधिवेशन बच जाएगा उसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं नहीं चाहता कि सिर्फ इम्पोर्टेंट अधिवेशन की बात करूं, क्योंकि आजकल का जो एग्ज़ाम का ट्रेंड हो गया है दोस्तों, वो कई तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें रिस्क न लें, अच्छे से पढ़ें। कांग्रेस का अधिवेशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इस चैप्टर को और गवर्नर वायसराय, इस 2 चैप्टर को मैं पूरे मॉडर्न हिस्ट्री में रिकमेंड करता हूँ कि गवर्नर जनरल वायसराय वाला जो चैप्टर है और इधर कांग्रेस का अधिवेशन, ये 2 चैप्टर को बार बार पढ़ना चाहिए और बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। साथ ही साथ पूरे मॉडर्न हिस्ट्री का ये रिवीजन करवाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िए, मैं यह रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद आगे बात करते हैं हम लोग, आगे 27वां अधिवेशन की बात करते हैं, जो कि 1912 में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि बिहार में पहली बार हुआ था, पटना के बांकीपुर में, और इसमें माँ धोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो बांकीपुर में आर.एन. माधोलकर ने इसकी अध्यक्षता किया था, जिसमें महासचिव का पद सच्चिदानंद सिन्हा को दिया गया था। इस बात को याद रखेंगे कि बांकीपुर के पटना अधिवेशन में, जो बिहार में पहली बार अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें 1912 में अधिवेशन में सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था महासचिव। इसको याद रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है ये। तो ये हो गया। उसमें और क्या मुख्य बातें हुई थी, इसमें A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया था, जैसा कि मैंने शुरू में ही बता दिया, और इसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए थे। तो कांग्रेस के पहले कौन सा अधिवेशन है जिसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए, वो बिहार के बांकीपुर अधिवेशन में मुख्य रूप से इसमें जवाहरलाल नेहरू पहली बार शामिल हुए थे। इसको याद रखेंगे ताकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बन जाए। तो ये 27वां अधिवेशन बांकीपुर, तो बांकीपुर माँ धोलकर ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो इसको याद कैसे करेंगे, तो इसमें क्या जा रहा है, बाकी को धोकर लाओ, बाकी को धोकर लाओ, किसको कह रहे हैं, माँ को, बाकी को माँ धोकर लाओ, तो बांकीपुर माँ धोलकर। तो आपको याद रहेगा बाकी को माँ धोलकर लाओ, तो ये आपको याद रहेगा बांकीपुर माँ धोलकर 1912 में। कितना बाकी को, 12 बाकी जो है, 12 जो बाकी है 1912, या 12 बाकी को माँ धोलकर लाओ, वो आपको फिर माइंड में बैठ जाएगा, उसको ध्यान रखेंगे। तो ये आपका इसमें महत्वपूर्ण बात था। A.O. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा था और जवाहरलाल नेहरू पहली बार इसमें शामिल हुए थे। 28वां और 29वां बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। 1913 में जो हुआ था वो कराची में हुआ था, उसको सैयद मोहम्मद बहादुर ने इसकी अध्यक्षता की थी, और 1914 वाला मद्रास में हुआ था, जिसको भूपेंद्र नाथ बसु ने अध्यक्षता की थी। बहुत महत्वपूर्ण है, बस क्रम में था इसके, इसलिए इसको एक बार देख लिया। फिर 1915 में जो 30वां अधिवेशन होता है, इसको ध्यान रखेंगे, ये महत्वपूर्ण है। 30वां अधिवेशन जो कि बम्बई में होता है, इसको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने किया था, बहुत महत्वपूर्ण है। सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता बम्बई में की थी, जो कि 1915 में हुआ था। 30 का आधा 15, तो 30 का आधा 15, तो 30वां
1915 में बम्बई में सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने किया था। और इसमें मुख्य रूप से कौन भाग लिए थे? बम्बई के उस समय एक गवर्नर थे वेलिंगटन, जो बाद में वायसराय भी बनते हैं। तो वेलिंगटन जो है इसमें मुख्य रूप से भाग लिए थे। ये पहला गवर्नर है या अंग्रेज अधिकारी है मुख्य रूप से जो इसमें कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। तो वह तीसवां अधिवेशन है 1915 में। तो इसको याद कैसे रखेंगे? अच्छा, इसमें गर्मपंथी दल जो वहाँ पे 1907 में अलग हो गए थे, नरमपंथी गर्मपंथी, तो गर्मपंथी दल के सभी सदस्यों को भी वापस लाने की सहमति इसमें हो गई थी, शामिल होने की सहमति इसी अधिवेशन में 1915 के बम्बई अधिवेशन में यह बात हो गई थी कि 1915 अधिवेशन जब हुआ जिसमें सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता कर रहे थे, तो क्या किया कि गर्म दल को वापस लाने की बात इसमें शामिल की गई और वह पारित भी हो गया। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कैसे, देखिए गर्म दल के व्यक्ति शामिल हो रहे हैं और बम्बई का गवर्नर इसमें वेलिंगटन ने भाग लिया था। तो इससे प्रसन्न हुए, क्या हुए? इससे प्रसन्न हुए। तो प्रसन्न सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा याद हो जाएगा। बम्बई का गवर्नर तो बम्बई में हुआ था। तो वेलिंगटन जो बम्बई का गवर्नर है वेलिंगटन, तो बम्बई से हो गया बम्बई में अधिवेशन। गवर्नर और गर्म दल दोनों, वेलिंगटन और गर्म दल के सदस्य इसमें शामिल हो रहे हैं, इसलिए प्रसन्न होते हैं। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा आपको याद रहेगा। तो ये 1915 का अधिवेशन है जिसमें कांग्रेस के लखनऊ पैक्ट से पहले का ये अधिवेशन है, जिसमें कि बम्बई में यह तय हो गया था कि गर्म दल के सदस्यों को वापस लाना है। तो क्वेश्चन दो तरह से पूछा जा सकता है कि गर्म दल किस अधिवेशन में वापस आए थे? तो वो लखनऊ पैक्ट 1916 में आए थे, ये याद रखेंगे। लेकिन शामिल होने की बात कब कही थी, जिसमें सहमति बन गया था, वो 1915 के बम्बई के सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा वाले अधिवेशन में बम्बई में हुआ था, क्योंकि बम्बई के गवर्नर इसमें वेलिंगटन शामिल हुए थे। तो ये याद रहेगा। तो ये वेलिंगटन, बम्बई के गवर्नर वेलिंगटन शामिल हो रहे हैं, गर्म दल के सदस्य शामिल हो रहे हैं, तो ये इससे प्रसन्न हुए थे। तो ये याद रहेगा। आगे चलते हैं, अन्य बातों को देख लेते हैं हम लोग। एक सेकेंड, यहाँ पे अन्य बात जो है 1916 वाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1916 जिसे लखनऊ में हुआ था, जिसे लखनऊ पैक्ट के भी नाम से जानते हैं, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार इसकी अध्यक्षता करते हैं। तो ये काफ़ी फेमस अधिवेशन है जिसमें गर्म दल इसमें वापस चले आए थे और वहीं पे मुस्लिम लीग भी इसमें वापस आ गया था। तो मुस्लिम लीग गर्म दल दोनों शामिल हो गए थे लखनऊ के अंबिका चरण मजूमदार वाले अधिवेशन में। तो अंबिका चरण मजूमदार जब अधिवेशन कर रहे थे, लखनऊ में अध्यक्षता कर रहे थे 1916 में, तो गर्म दल और नरम दल एक हो गए। वहीं पे मुस्लिम लीग के भी इसमें शामिल हो गया था और इसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं या लीग कांग्रेस अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं या कांग्रेस लीग अधिवेशन के नाम से भी जानते हैं। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसमें क्या हुआ था, इसमें तिलक जी ने पहली बार यह बात कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। तिलक जी ने इसमें पहली बार अपने बात को कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर के रहूँगा। किस अधिवेशन में? कांग्रेस के 31वां अधिवेशन में, जिसमें लखनऊ में 1916 में हुआ। अंबिका चरण मजूमदार इसमें भाग लिए थे और ये 1916 का लखनऊ पैक्ट जो है, इसी में मुख्य रूप से गांधी जी अधिवेशन में, कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेते हैं। इस बात को भी याद रखेंगे। और इसी अधिवेशन में जो है राम राजकुमार शुक्ल मिलते हैं, जो कि कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ जाते हैं और इनकी मुलाकात गांधी जी की होती है। गांधी जी को नील की खेती के लिए जो समस्याएं थी उनको गांधी जी को राजकुमार शुक्ल लखनऊ के अधिवेशन में ही अवगत कराते हैं, जो कि बाद में चल करके 1917 में चंपारण आंदोलन नील कृषि को लेकर के होता है। तो उस बात को भी हम लोग आगे बात करेंगे। तो फिलहाल यहाँ लखनऊ पैक्ट, जिसे लीग और लखनऊ पैक्ट और कांग्रेस लीग अधिवेशन भी कहते हैं, अंबिका चरण मजूमदार ने इसमें भाग लिया था, अध्यक्षता की थी और इसमें गांधी जी प्रमुखता से शामिल हुए थे। नरम दल गर्म दल दोनों इसमें वापस आ गए थे और अंत में इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हुए थे, जिसमें मुस्लिम लीग के कई बातों को इससे मान लिया गया था। वो सब डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे चलते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, 17 का अधिवेशन। 1917 वाला अधिवेशन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, एनी बेसेंट। तो पहली महिला अध्यक्ष जो 1917 में बनी एनी बेसेंट, उसके बारे में बात करते हैं। तो 1917 में यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, जिसमें एनी बेसेंट पहली बार इसकी अध्यक्षता की और यह पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की।
तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की या कोई विदेशी महिला अध्यक्ष जो बनी या पहली महिला बनी वो एनी बेसेंट है। लेकिन पहली अंग्रेज महिला वो नलिनी सेनगुप्ता जो 33वां अधिवेशन में बात करेंगे, सॉरी 1933 के अधिवेशन में उन्होंने भाग लिया था, अध्यक्षता किया था, वो हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल 1917 का कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट ने किया। ये पहली महिला अध्यक्ष बनी थी कांग्रेस की, जिसमें कि ये आयरलैंड की मुख्य रूप से थी। और ये एनी बेसेंट बहुत सारे कार्य किए थे, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी से भी ये जुड़ती हैं। और थियोसॉफिकल सोसाइटी जिसका मुख्यालय तमिलनाडु के अडयार में होता है, उसकी अध्यक्षता भी आगे चल करके करती हैं। एनी बेसेंट भारत में 1893 में आती हैं और उसमें थियोसॉफिकल सोसाइटी के सदस्य बनने के बाद फिर अध्यक्षता करते हैं कर्नल ऑलकॉट के मृत्यु के बाद। और ये अपने भारत में एनी बेसेंट ने कई ऐसे प्रमुख आंदोलन भी चलाए, जिसमें कि महत्वपूर्ण एक बात इन्होंने शिक्षा के लिए किया था और नारी शिक्षा के लिए, जिसमें कि सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किया था इन्होंने बनारस में। और वही सेंट्रल हिंदू स्कूल जो कि है जा करके बदल जाता है BHU में 1915-16 में। 1915 के अधिवेशन से, 1915 के एक्ट से, जो BHU का अधिवेशन था 1915 का एक्ट था, उसके माध्यम से मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में 1916 में BHU में कन्वर्ट हो जाता है। कौन? सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी, जो कि एनी बेसेंट ने स्थापित किया था। एनी बेसेंट ने बनारस में सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापित किया था। वह 1915 के एक्ट से, BHU के 1915 के एक्ट से 1916 में मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में BHU में परिणत हो जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। एनी बेसेंट 1917 में फिर होम रूल लीग आंदोलन भी चलाती हैं बहुत ही प्रमुखता से, और जिसके बाद इनके बहुत सारे ऐसे पुस्तक भी थे, जो कि न्यू विल करके पुस्तक थी इनकी, वो ध्यान रखेंगे। फिर से मैं उसको रिमाइंड कर लूँगा तो मैं आपको बता दूंगा। इनकी प्रमुख 2 रचना थी, वो कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया करके, तो ये भी याद रखेंगे। तो एनी बेसेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थी, जो कि भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो ये 1917 के कोलकाता अधिवेशन में अध्यक्षता की थी, इसको याद रखेंगे। आगे चलते हैं, अन्य बात को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण है। यहाँ पे 1918 में अधिवेशन होता है पहली बार। ऐसे बहुत सारे विशेष अधिवेशन भी हुए थे, जिसमें प्रमुख विशेष अधिवेशन की हम बात करेंगे, जो कि 1918 में 2 अधिवेशन हुआ। एक तो मुंबई में हुआ, यह अधिवेशन मुख्य अधिवेशन होने से पहले ही मुंबई में हुआ, जो कि इसे विशेष अधिवेशन कहा जाता है, और इसकी अध्यक्षता हसन इमाम ने की थी। इसकी प्रमुख बात क्या है कि INC जो है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का दूसरा विभाजन इसमें हुआ था। जो विशेष अधिवेशन मुंबई में हुआ, उसमें कांग्रेस का दूसरा विभाजन हुआ था, और इसमें मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की गई थी। ये मौलिक अधिकार की मांग अंततः जो स्वीकृत होता है, वो लाहौर के अधिवेशन में स्वीकृत होता है, जो कि हम लोग बात करेंगे लाहौर का अधिवेशन, जिसमें 1931 में सरदार वल्लभ भाई पटेल वहाँ पे अधिवेशन करते हैं, तो उसकी भी बात करेंगे 1931 में। तो पहली बार मौलिक अधिकार की मांग किस में किया गया था? मुंबई के विशेष अधिवेशन में, जो कि 1918 में होता है। इसकी अध्यक्षता हसन इमाम करते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और इसका मुख्य अधिवेशन जो होता है वो दिल्ली में होता है, जिसमें मदन मोहन मालवीय ने इसकी अध्यक्षता की थी 1918 में। इसमें तिलक जी को एक्चुअली करना था, लेकिन तिलक जी लंदन चले गए थे, इसलिए तिलक जी के स्थान पे मालवीय ने इसकी अध्यक्षता 1918 में दिल्ली में किया था। और इसी 1918 में एक मुख्य विशेष अधिवेशन जो हुआ वो बम्बई में हसन इमाम की अध्यक्षता में, जिसमें मौलिक अधिकार की पहली बार मांग की गई थी, जिसे स्वीकृति मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल के 1931 के अधिवेशन में, जो आगे हम लोग बात करेंगे। तो ये मालवीय इसकी अध्यक्षता क्यों करते हैं? क्योंकि तिलक जी चले जाते हैं लंदन। उसके बाद 1919 बहुत महत्वपूर्ण, अमृतसर का मोतीलाल नेहरू का अधिवेशन। 1919 जो है, इसमें बहुत सारी घटनाएं हुई थी, जिसके कारण यह महत्वपूर्ण अधिवेशन हो जाता है, जिसमें मोतीलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता की थी अमृतसर में। क्यों अमृतसर में यह अध्यक्षता हुई, एक अधिवेशन हुआ? क्योंकि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, तो जिसकी बात हम लोग आगे करेंगे डिटेल में। फिलहाल 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जिसकी निंदा के रूप में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में अमृतसर में ही इस अधिवेशन को किया जाता है। क्योंकि कांग्रेस उस जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 वाला, उसकी निंदा करना चाह रहे थे। तो इसकी निंदा करने का सबसे प्रमुख जगह अमृतसर ही होता, क्योंकि अमृतसर की ही ये घटना थी जालियांवाला बाग। तो इसलिए अमृतसर में इसकी आलोचना करने के लिए मोतीलाल नेहरू ने अमृतसर में इसकी अध्यक्षता करते हैं।
1919 में। और इसी में उस समय खिलाफत आंदोलन जो शुरू हुआ था उसका समर्थन भी किया गया था। खिलाफत आंदोलन की बात को समर्थित किया गया था कि खिलाफत आंदोलन चलाया जाए इंडिया में, जिसकी बात हम लोग आगे जब डिटेल में करेंगे तो हम लोग करेंगे। इसमें हिंदू मुस्लिम मिल करके आंदोलन चलाते हैं। खिलाफत आंदोलन जो खलीफा के पद को जो ब्रिटिश ने अमान्य कर दिया गया था उसी के विरोध में मुख्य रूप से खिलाफत आंदोलन चल रहा था, तो उसको समर्थन दिया गया था 1919 के अमृतसर के मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाले अधिवेशन में। जलियांवाला बाग हत्याकांड को निंदा किया गया था। और 35वां अधिवेशन जो 1920 में हुआ ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें एक विशेष अधिवेशन करना पड़ता है, क्योंकि जो नागपुर का जो अधिवेशन होता है मेन अधिवेशन, उसमें राघव चेरियार इसकी अध्यक्षता करते हैं। लेकिन इसमें इसकी विशेषता यह है कि नागपुर का जो अधिवेशन राघव चेरियार किए थे 1920 में, उसमें भाषाई आधार पर प्रांत को गठन करने की मांग की गई थी। भाषाई आधार पर प्रांत का गठन हो, ऐसी मांग 1920 के राघव चेरियार वाले नागपुर अधिवेशन में किया जाता है। और इस समय 1920 का जो असहयोग आंदोलन शुरू करना होता है उसको शुरू करने के लिए कोशिश किया जाता है, जो कि ये असहयोग प्रस्ताव इसमें स्वीकृत नहीं होता है। तो नागपुर का जो अधिवेशन राघव चेरियार अध्यक्षता कर रहे थे उसमें असहयोग आंदोलन को स्वीकृति नहीं मिलती है, इसलिए एक विशेष अधिवेशन किया जाता है कलकत्ता में। और इस विशेष अधिवेशन में कलकत्ता में लाजपत राय ने इसकी अध्यक्षता की। क्यों? असहयोग आंदोलन स्वीकृत नहीं हुआ तो चेरियार को क्या हो जाएगा, लाज लगेगा, तो इसलिए अगला विशेष अधिवेशन लाला लाजपत राय करते हैं। तो असहयोग आंदोलन चूंकि पास नहीं हुआ इसलिए राघव चेरियार को लाज लगा, इसलिए कलकत्ता में लाला लाजपत राय इसकी अध्यक्षता करेंगे। और इसमें विशेष अधिवेशन कलकत्ता वाले में लाला लाजपत राय की अध्यक्षता वाले में असहयोग प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया जाता है। और इसी में तिलक फंड की स्थापना की जाती है, क्योंकि 1 अगस्त 1920 में तिलक जी की मृत्यु हो जाती है, उसी के याद में तिलक फंड इसमें स्थापित किया जाता है, जिससे कि आंदोलन को चलाया जाता है। और इस तिलक फंड में जुड़ने के लिए 4 आना रुपया, सदस्यता बनने के लिए 4 आना पैसा फीस रखा गया था। तो यह भी क्वेश्चन पूछा गया, तिलक फंड में कितना फीस रखा गया था, 4 आना, तो ध्यान रखेंगे। तो 1920 का जो अधिवेशन है वो नागपुर में, उसमें अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पारित नहीं हुआ था चेरियार के समय, इसलिए चेरियार को जब लाज लगा तो लाला लाजपत राय ने कलकत्ता में अधिवेशन किया और उससे असहयोग आंदोलन जो है प्रस्ताव वो स्वीकृत हो गया। और उसमें तिलक फंड 4 आना पैसा स्वीकृत किया गया था, निर्धारित किया गया था। तो यह महत्वपूर्ण अधिवेशन आपको 1920 तक मैंने कराया। अगला जो पार्ट है उसमें महत्वपूर्ण जो अन्य अधिवेशन जो 1947-48 तक का, उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि चूँकि एक लंबा टॉपिक इसलिए इसको डिटेल में करना बहुत अनिवार्य हो जाता है। इसलिए आज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। अगला जो अन्य विशेष बातें हैं, जो उसको अधिवेशन के साथ साथ अन्य विशेष बातें हैं, उसे भी हम लोग करेंगे, जो कि अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। जैसे कि विशेष बातें क्या है, विशेष बातों में यहाँ पे जैसे निकल करके आता है, आपका देख लीजिए, जैसे कि बहुत सारी बातें, किसने क्या विचार दिया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, मैं आपको यहाँ पे ओवरव्यू थोड़ा सा दे दूँ। इसमें किसने कांग्रेस के बारे में क्या कहा था उसके बारे में बात करें। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने क्या कहा था, याचिका मांगने वाली संस्था या भीख मांगने वाली संस्था कहा था। सेफ्टी वॉल का सिद्धांत दिया था। आईएनसी डफरिन के दिमाग की उपज है, ऐसा इन्होंने कहा था। डफरिन ने कहा था यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है कांग्रेस, और राष्ट्र विरोधियों राष्ट्रद्रोहियों की ये संस्था है कांग्रेस, ऐसा डफरिन ने कहा था। कर्जन ने कहा था कि कांग्रेस को मैं लड़खड़ाते देख रहा हूँ और इससे मैं अपनी नज़रों के सामने समाप्त होते हुए देखना चाहता हूँ, ऐसी मेरी इच्छा, ऐसा कुछ इन्होंने कहा था। गांधी जी ने इसे स्वतंत्रता उपरांत बंद करने की बात कही थी, लेकिन इन्होंने नहीं माना था, और कांग्रेस फिर अपने आगे अधिवेशन को या अपने संगठन को लेके आगे बढ़ते हैं। और फिर उसमें बात करेंगे हम लोग जो फिरोज शाह मेहता कहते हैं उनके बारे में। अन्य कुछ तिरंगा से संबंधित कुछ बातें हैं जो इस कांग्रेस के अधिवेशन में तय किया गया था, उन सब के बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्द। अगला पार्ट आपको मिलने वाला है कांग्रेस के अधिवेशन का, तो उसको भी आप देख लीजिए और कंप्लीट इसे 2 बार 3 बार अच्छे से देखते रहिए, क्योंकि आपको बार बार देखने से, अपने नोट्स को बना लीजिए, उसको बार बार देखने से इसमें बहुत सारा क्लैरिटी आएगा। मैंने कोशिश किया कि कुछ छोटी छोटी बातों को याद दिला करके, उसको जोड़ करके, कुछ फनी वे में करके, ताकि आप वो अधिवेशन को याद कर पाएँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।